नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस क्लास को लेकर के आपके बीच हाजिर हैं। आप सब ने हमसे इनफर्टिलिटी पर, नपुंसकता पर, पुरुष और महिला दोनों पर चर्चा करने के लिए अनुरोध किया था। बात इम्पोटेंसी और वही मेल की। हमारे इस साल में बहुत से दर्शक होंगे जो विभिन्न धर्मों को मानने वाले होंगे। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हों, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, किसी भी धर्म के आप हों, किसी भी संप्रदाय के आप हों, आप अपने अपने धर्मों और रीति रिवाजों से ईश्वर का सम्मान करते हैं, ईश्वर को अपना आराध्य मानते हैं और अपने अपने ढंग से उनकी पूजा करते हैं, यानी ईश्वर को स्वीकार आप करते हैं। लेकिन जब कभी कोई ये कहता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर हमें दिखता नहीं है, तो ईश्वर के दर्शन अगर कोई करा सकता है तो कोई मंदिर का पुजारी नहीं, किसी पंडाल में प्रवचन देने वाला प्रवचक नहीं, जो कथा कहने वाले पंडालों में बाबा लोग बैठते हैं, वो भी ईश्वर के दर्शन नहीं करा सकते। अपने अच्छे प्रवचन दे सकते हैं, अपनी अच्छी बातों का अनुसरण करा सकते हैं, अनुशासन बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर के दर्शन वो जिस रूप में कराते हैं वो रूप ईश्वर के दर्शन करने का नहीं है। ईश्वर का दर्शन आपको स्वयं जीव विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत अपने शरीर के विभिन्न अंगों के अंतर्गत अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन होंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर के जिस अंग को जिस स्थान पर जिस तरह से सेट किया है और जिस तरह से उसकी कार्यप्रणाली को सेट किया है, वो कार्यप्रणाली अगर हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में ईश्वर कहीं पर है और उसके कार्यों में कोई भी आलोचना करना या उसकी कमियां निकालना ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। हम अगर कल्पना करें कि एक 6 सेंटीमीटर की किडनी कितना महत्वपूर्ण कार्य करती है हमारे शरीर में, किडनी से जुड़ने वाले विभिन्न अंग, फिर उनसे जुड़ने वाले सब ऑर्गन्स, उनसे जुड़ने वाले विभिन्न प्रकार के आर्टरीज, वेन्स और विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स, ये कितनी बारीकी से उस बनाने वाले ने हमारे शरीर में, हमारे शरीर का तात्पर्य सभी जीवों में, जिस जीव की आप कल्पना कर ले, उस जीव के शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों और उनके बनाने की कल्पना अगर आप करें कि एक छोटा सा न दिखने वाला बहुत छोटा सा बीज जो पीपल का बीज होता है और उस बीज के जन्म लेने के बाद एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है पीपल और उसके सारे कार्य संपन्न होते हैं। एक छोटा सा स्पर्म और छोटा सा ओवम मिलकर एक विशालकाय हाथी और व्हेल मछली बन जाती है। एक छोटा सा स्पर्म और ओवम मिलकर के हमारा मानव का शरीर बन जाता है। आखिर ये शरीर या ओवम का डिवाइडेशन माँ के गर्भकाल में उसके यूटेरस में भ्रूण का डेवलप करना, भ्रूण के कोशिकाओं का विभाजित होना, फिर उसमें 3 जर्मिनल लेयर का बनना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का बनना, फिर उससे ऑर्गन बनना और फिर उस ऑर्गन के विभिन्न कार्यों का आपस में जुड़ना। क्या यहाँ पे आपको ईश्वर के दर्शन नहीं होते? यहीं पे ईश्वर है। आप किसी एक रचना को उठा के देखिए और उसको ये आप सोचें कि ईश्वर, अगर हमारी आँख की रचना आपने देखा तो आँख की विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाओं को, उसकी तंत्रिकाओं को, उसके लेंस को, हम जिस कृत्रिम लेंस को आंख में लगा के कार्य करने की बात करते हैं, ईश्वर ने हमको लेंस लगा के पैदा किया। ईश्वर ने हमारे रेटिना पे उसके प्रतिबिंब बनने के उल्टे प्रतिबिंब को हमारे लेंस की प्रतिभा, जो हम फिजिक्स के सिद्धांत पे प्रतिबिंब बनने का सिद्धांत पढ़ते हैं, वो प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे जन्म से सभी जीवों के आंखों में प्रदान किया। हम जिस श्वसन प्रणाली की कल्पना करते हैं वहां पे ऑक्सीजन जाकर के हमारे छोटे छोटे रक्त कोशिकाओं से मिलकर के ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। ये सारी की सारी प्रक्रिया, हमारा पचन, हमारा श्वसन, हमारा उत्सर्जन, हमारा जनन, जितने भी प्रकार के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे शरीर में हैं, वो सब ईश्वर के कृत कार्यों का वर्णन करती हैं, ईश्वर के कार्यों का बखान करती हैं और ईश्वर के साक्षात दर्शन कराती हैं। और यही ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। हर जीव का शरीर, उसकी संरचना, उसके कार्यों की जो उपलब्धि है, वो हम ईश्वर के दर्शन करते हैं। जहाँ तक इम्पोटेंसी की बात है, इम्पोटेंसी
मानसिक और शारीरिक दोनों से मिला हुआ एक रोग है। इम्पोटेंसी को जानने के पहले हम मानव के या ह्यूमन के पेनिस की संरचना पर प्रकृति के बनाए गए उस निर्माण के पर पहले विचार कर लें। पेनिस आमतौर से पेनिस के अंदर एक बहुत सी पतली नली है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, जिससे स्पर्म और यूरिन दोनों बाहर निकलता है। अब आमतौर से जब बच्चा 14 साल से कम होता है तो उसके पेनिस की मांसपेशियां कम होती हैं और उनमें जो रक्त का संचार होता है वो कम होता है। प्यूबर्टी आने पे या युवावस्था आने पे प्रकृति द्वारा विभिन्न प्रकार के सेक्सुअल हार्मोन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स के सक्रिय हो जाने के कारण, मन की भावनाओं के सक्रिय हो जाने के कारण, हमारे मन और मस्तिष्क के विचारों का उन्नयन हो जाने के कारण, या जिसको हम कह लें कि हाइपर में चले जाना, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सक्रिय हो जाना, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है हमारे शरीर में, और फिर टेस्टिस में स्पर्म का बनना। स्पर्म देखिए शरीर के बाहर, टेस्टिस को शरीर के बाहर प्रकृति ने रखा। यहाँ भी आप ईश्वर के दर्शन करें, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट पर हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, और लगभग 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है। तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था, इस नाते प्रकृति ने टेस्टिस को शरीर के बाहर निकाल दिया ताकि वहाँ का टेम्परेचर कम रहे तो हमारे स्पर्म आसानी से विकसित हो सके। ये है ईश्वर की रचना। अब पेनिस में 2 प्रकार की मांसपेशियों की संरचना प्रकृति ने किया। पहली संरचना थी कार्पोरा कार्बेनोसा, ये पेनिस है, और दूसरा है कार्पस स्पॉन्जिलियम सम, ये 2 है, कार्पस स्पॉन्जोसिलियम। स्पॉन्जोसम जो है ये आगे या अंदर की ओर होता है, और कार्पोरा जो कार्बोनोसा पेनिस हम बता रहे हैं ये बाहर की ओर होता है। तो अंदर से जो स्पॉन्जिशियम है ये बाहर की ओर लटक करके ग्लांस बनाता है, पेनिस का अग्रभाग बनाता है। और आप देखें, अगर पेनिस की संरचना को देखें तो प्रकृति ने उसको आगे कुछ नुकीला बनाया है और पीछे उसको चौड़ा बनाया है, क्योंकि इंटरकोर्स करने में, वैजाइना के अंदर प्रवेश करने में किसी भी जीव के लिए उसको आगे, जैसे आपकी कील होती है, कहीं पर आप गाड़ते हैं, ठोकते हैं तो कील का आगे का पॉइंट नुकीला होता है। फिजिक्स वालों ने या सिद्धांत वालों ने कील बाद में बनाई होगी, लेकिन ईश्वर ने अपनी संरचनाओं को पहले बनाया। ईश्वर को हर सिद्धांत पहले पता था कि कहाँ पे किस अंग की संरचना को किस प्रकार हमें बनाना है, किसके हमको इसके कार्यों को किस प्रकार संपन्न करना है। अब ये पेनिस का जो अगला भाग है, जिसको आप ग्लांस पेनिस कहते हैं, इसको सक्रिय करने में आपके मानसिक और शारीरिक विचारों का प्लस हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स का एक साथ सक्रिय होने पे, जो वहाँ पे आर्टरीज होती हैं पेनिस के अंदर, जिसे हम पेरिनियल आर्टरी कहते हैं, उससे रक्त का संचार जब प्रवाह तेजी से पेनिस की तरफ होता है हमारे रूट काज ऑफ पेनिस से, तो वहाँ पे जो कार्पस कार्बोनोसा है और कार्पस स्पॉन्जोसम है, ये दोनों के अंदर जो स्पॉन्जिनस टिश्यू होते हैं ये सक्रिय हो जाते हैं और ये आपस में एक दूसरे से मिलते हुए फैल जाते हैं और ये टाइट हो जाते हैं या कड़ापन हो जाता है, और इसके बाद ही इंटरकोर्स की क्रिया संपन्न होती है। बिना पेनिस के टाइट हुए स्पर्म का बाहर निकलना भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अंदर का यूरेथ्रा में वो तनाव नहीं आता है और वो मार्ग सीधा खुल नहीं पाता है। इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले सीरम का जो सीमेन होते हैं उसका फोर्स नहीं बन पाता है। अब पेरिनियल आर्टरी का सक्रिय होना ये पेनिस को टाइट करता है। अब पहले हम ये समझ लें कि इम्पोटेंसी है क्या। इम्पोटेंसी को हम 2 रूपों में देखते हैं। एक तो पेनिस का टाइट ना होना, बचपन से टाइट ना होना, और दूसरा कुछ वर्ष तक, 25 वर्ष 30 वर्ष तक सक्षम है व्यक्ति इंटरकोर्स करने में, और 25-30 साल के बाद किन्हीं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण, एक्सीडेंटल कॉज के कारण, मेंटल कॉज के कारण, या पारिवारिक कलह के कारण, या अन्य काज के कारण फिर वो पेनिस में वो तनाव नहीं आता है जो उनको इंटरकोर्स के लिए आवश्यक होता है। ये दूसरा काज हो गया। तीसरा काज ये है कि इम्पोटेंसी में व्यक्ति का
पेनिस टाइट होता है, इंटरकोर्स के लिए प्रेरित होता है, लेकिन इंटरकोर्स करने के पहले उसकी सांस फूलने लगती है, पसीना उसको आने लगता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है और वो अपने आप को अलग थलग कर पाता है। और फिर दोनों पार्टनर एक दूसरे से तनाव में रहते हैं, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है और ये काज बढ़ता चला जाता है। अब इनके कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण तो पेरिनियल आर्टरीज में ब्लड का फ्लो न जाना। दूसरा कारण हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स का और बेसिक सेक्सुअल हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा सक्रिय न होना। तीसरा कारण हो सकता है कि हम मेंटली और फिजिकली इतने वीक हो चुके हों अपने कार्यों के प्रति या अपने उत्तरदायित्वों के प्रति, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो संन्यास धारण करने की प्रवृत्ति में चले जाते हैं, उनके मन में संकल्प या भावनाएं कुछ ऐसी जागृत हो जाती हैं जो उनके जीन्स में फीड हो जाता है। वहाँ पर भी पेरिनियल आर्टरीज सक्रिय नहीं हो पाते, जिससे कार्पस कार्बोनोसम और आपका कार्पस स्पॉन्जिसम ये दोनों सक्रिय नहीं हो पाते हैं। इस नाते पेनिस में तनाव नहीं आ पाता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो इम्पोटेंसी के हो सकते हैं। हमारी जो बुक आपको मिली है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माय एक्सपीरियंस, उसमें इस बात का पूरा जिक्र है कि किन किन कारणों से ये इसकी प्रवृत्ति बढ़ती है और किन किन कारणों के बाद इसमें क्या लक्षण हो सकते हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से इम्पोटेंसी ऑफ मेल, या ये कह लें कि पुरुषों की इम्पोटेंसी को हम कैसे दूर करें, तो इसके लिए अब चूंकि हमने आपसे बताया कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग की दवा नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे जो तमाम एक्सपर्ट कहते हैं कि मैं इस रोग का विशेषज्ञ हूँ, मैं इस रोग का विशेषज्ञ हूँ, वो गलत बातों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रचारित करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी रोग की दवा है ही नहीं है। मैं आज इसको फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में काज ऑफ सिस्टम की दवा है और हमारे सिस्टम को सेट करने की, उसको फिर से जिसको हम कहते हैं रिपेयर करने की, सिस्टम अगर आपका कहीं कमज़ोर हुआ है, चाहे उस सिस्टम को हम फिर से रीमेंटेन करते हैं। और रीमेंटेन करने की हमारे पास ये 38 औषध रूपी एंजाइम्स हैं। आपको यहीं पे हम एक बात और बता दें, हाइलो न्यूरोहाइड ये एक एंजाइम होता है जो स्पर्म को सक्रिय बनाता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। केवल एक स्पर्म फर्टिलाइज होने के लिए पर्याप्त है, लेकिन लगभग 6 करोड़ स्पर्म एक बार के इंटरकोर्स में एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से निकलते हैं, लगभग 4 से 6 ml। और उसमें जो आपका हाइलो न्यूरोहाइड एंजाइम है, अगर ये एंजाइम ना निकले तो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के सीमेन से, तो आपका ये जो स्पर्म है ये फर्टिलाइज नहीं होगा। ये भी काज ऑफ इम्पोटेंसी में आ जाएगा। तो ये एंजाइम्स भी अगर बॉडी में कम निकल रहा है तो भी आप शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए भी अक्षम माने जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है ये हमारे सिस्टमेटिक व्यवस्था है। इस सिस्टमेटिक व्यवस्था को सेट करने की दवाएं हमारे पास हैं। हमारे पास इम्पोटेंसी की कोई दवा नहीं है, हमारे पास फीवर की कोई दवा नहीं है, हमारे पास कैंसर की कोई दवा नहीं है, हमारे पास कॉलरा की कोई दवा नहीं है। हमारे पास है तो सिर्फ 38 औषधियाँ हैं और वो हमारे 38 सिस्टम को सेट करती हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आप 38 सिस्टम किसे कहते हैं? हमारी बुक में आपको ऑर्गन वाइज 38 दवाओं का हमने डिवाइडेशन किया है, एक चार्ट भी बनाया था। उस चार्ट को आपने पसंद भी किया, पूरे देश में पसंद किया गया और 17 देशों में पसंद किया गया। विभिन्न आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं तो आप देख रहे होंगे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कनाडा और कतर और इंडोनेशिया से भी लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वाले हैं जो हमसे सवाल जवाब करते हैं। तो इन लोगों ने हमारे उस चार्ट को ही पसंद किया और देश के लगभग हजारों चिकित्सक अब हमारे सिद्धांत पे काम करके उसका परिणाम ले रहे हैं। तो इम्पोटेंसी 3 प्रमुख काज मैंने आपको बताया, एक मेंटल, एक फिजिकल और दूसरा आपका पेरिनियल आर्टरीज में ब्लड के फ्लो को तेज करना। अब इन 3 काज को हमें ठीक करना है और अगर हमें 3 काज ठीक कर लेगा और इन तीनों काज के प्रारंभिक दशा को भी हम समझ लें। बहुत से ऐसे रोगी होते हैं, मेरे पास एक रोगी मध्य प्रदेश का था, जगह मुझे नहीं याद है, और वो दिन भर वुडन स्टूल पर, लकड़ी के स्टूल पर बैठ करके काम करते थे। लगभग उनका कहना था कि मैं 15 से 16 घंटे तक लगातार बैठ के काम करता हूँ, बीच में आधे घंटे 10 मिनट के लिए जरूर घूम लेता हूँ, लेकिन मेरा वर्क ऐसा है कि मुझे बैठना ही पड़ता है। लगातार बैठने वाले व्यक्तियों के
वुडन पर लगातार अपने बैठा, जो व्यक्ति बैठेगा वो काम ही करेगा, तो लगातार अपने काम में अपने आप के मेंटली फिट कर लेते हैं। और बैठने पर लगातार प्रोस्टेट ग्लैंड पर जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रेशर से हमारे आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाता है, उस कारण भी काज ऑफ इम्पोटेंसी बनने लगती है। काम में ज़्यादा दिमाग आपका लगेगा, आप बिस्तर पे गए, एक सामान्य अवस्था में आप नहीं हैं, आप स्वस्थ दिमाग से नहीं हैं, आपका मन मस्तिष्क आपके दिन भर के ऑफिस के वर्क में, आपके फैक्ट्री के वर्क में, आपके विभिन्न हिसाब किताब में आपका लगा हुआ है, आप अपने आप को थका महसूस कर रहे हैं। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर लैपटॉप पर आप काम कर रहे हैं, लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ भी लैपटॉप कंप्यूटर चल रहा है, आप कहीं अपने कार में बैठ के जा रहे हैं, वहाँ भी आप अपना हिसाब किताब जोड़ रहे हैं। दिन भर आप हिसाब किताब में हैं, आप अपने शरीर के बारे में नहीं विचार कर पा रहे हैं, अपने मन को स्वस्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आप इंटरकोर्स के लिए या सेक्स के लिए स्वयं को अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं, और ये भी इम्पोटेंसी का एक कारण बनता है। इस नाते मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए सबसे पहले हमको CNS के साथ C1 प्लस RE जोड़ना पड़ता है। C1 हमारा प्यूटेटरी ग्लैंड का हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला एंजाइम्स है, और CNS एक ऐसा कंपाउंड मेडिसिन है जो आपके पूरे के पूरे क्रेनियल सिस्टम को, क्रेनियल नर्व को, स्पाइनल नर्व को, पूरी तंत्रिकाओं को नियंत्रित करता है, और RE इन दोनों दवाओं की एक्टिविटी को तेज करता है। ये तो पहली दवा हो गई जो आप 40 ड्रॉप से शुरू करेंगे, कम नहीं देंगे। 40 ड्रॉप अगर आप दिन में 3 बार CNS प्लस RE प्लस C1 देते हैं, 3 बार आपको देना पड़ेगा। C7 और WE, C7 और WE का आप पेनिस पर एप्लीकेशन करवा सकते हैं। कुछ देर कॉटन में भिगो करके पूरे पेनिस को ढकवा सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट तक उसको एब्जॉर्ब होने दीजिए। और दूसरा, चूंकि आपके इम्यूनिटी सिस्टम और मेंटल सिस्टम, काज ऑफ माइंड का जो डेवलपमेंट है वो आपका रुक रहा है, तो वहाँ पे आपको L2 के साथ आपको दवा जोड़नी पड़ेगी C8 प्लस बल2। L2 C8 प्लस बल2 ये सामान्य है, जो आपको 20-20 ड्रॉप भोजन के पहले सुबह शाम देनी पड़ेगी। अब चूंकि पेनिस में टेंशन, उसमें तनाव लाने के लिए, चूंकि हमारे पास किसी भी मसल्स के या किसी को टाइट करने के लिए या उस टाइट को कम करने के लिए, दोनों ही प्रकार के सिस्टम में हमारे पास C4 होती है। C4 के साथ अगर हम A1 लगाते हैं, C4 प्लस A1, तो फिर ये हमारे जो पेरिनियल आर्टरीज है उसके फ्लो को तेज करेगा, और हमारी कार्पस कार्बोनोसम और स्पॉन्जिसम को, इन दोनों मांसपेशियों को टाइट करने में हमारा C4 प्लस A1 काम करेगा। तो इसकी भी हमको 20-20 ड्रॉप दिन में 4 बार देनी है, और ये दवा लगातार 3 महीने तक रोगी को देना है। और उसको कुछ खान पान में परिवर्तन करने पड़ेंगे, सामान्य भोजन, सुपाच्य भोजन, मन को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और वाइफ एंड हस्बैंड को फोर प्ले का एक शातिर खिलाड़ी होना पड़ेगा। फोर प्ले इज ए मस्ट बिफोर इंटरकोर्स। फोर प्ले के साथ जो मानसिक तनाव है वो दूर होगा, और मानसिक तनाव दूर करने से ही इम्पोटेंसी पर हम आधे से अधिक कब्जा कर लेंगे। यानी हम रोगी को आधा अगर स्वस्थ करते हैं तो हमको फोर प्ले की कला में उनको निपुण करने की भी बात सिखानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से अगर इम्पोटेंसी में आपके पास कोई पेशेंट ऐसे पहुंचते हैं, तो इन तमाम काज को, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इन औषधियों को आरंभ करना होगा, और आप देखेंगे कि आपका रोगी 2 महीने के बाद आपको मुस्कुराता हुआ आएगा और कहेगा, डॉक्टर साहब आपकी दवा से मुझे बहुत फायदा हुआ। इस क्लास को समाप्त करने से पहले मैं अपने सभी सुन रहे दर्शकों से एक सादर अपील कर रहा हूं कि जब आप किसी रोगी का वीडियो कॉल मुझसे कराते हैं या किसी रोग की आप सीधे हमसे दवा पूछ लेते हैं, तो जब एक फार्मूला तय हो गया है और आम सहमति से आपने हमको ये कहा है कि 200 रुपया परामर्श शुल्क के साथ ही आप किसी को परामर्श दें, जो आपकी बुक से नहीं सीख पा रहे हैं, जो आपके सिद्धांत को नहीं अपना पा रहे हैं, अगर वो आपसे दवा किसी रोग में पूछने चाहते हैं तो आप 200 रुपया लेकर के ही उनको बताएं। और ऐसा हमारे तमाम साथी कर रहे हैं कि पहले वो फीस भेजते हैं, फिर हमसे चर्चा करते हैं। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि नियम सभी के लिए समान है। मुझसे किसी भी रोगी के बारे में अगर आप फोन कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, तो मेरा जो कंसल्ट फीस है 200 रुपये, वो हमारे पेटीएम नंबर 7905882569 पे या फोन पे नंबर
9450563748 पर भेज सकते हैं। आपकी बुक, हाँ मैं बुक की बात मुझे याद आई, अगर ये हमारा क्लास हमारे महाराष्ट्र के कोई एक भाई सुन रहे हो जिनका अभी 20 तारीख को हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए पेमेंट हमारे पास आया है, लेकिन उन्होंने अपना एड्रेस हमको सेंड नहीं किया है और नाम भी ऐसा है कि उन्होंने किसी ऑनलाइन से पेमेंट किया है, तो इस नाते उनका एड्रेस और नाम क्लियर नहीं हो रहा है, इस नाते उनकी बुक यहाँ रोकी गई है। कृपया अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही हो या आप मेरे इस क्लास को सुन रहे हो और अगर आपने 20 तारीख को मेरे पास कोई पेमेंट किसी भी साथी ने भेजा हो तो कृपया अपना एड्रेस और अपना स्क्रीनशॉट हमें भेज दें, जिससे आपकी बुक आपके घर पहुंच जाए। क्योंकि मेरे पास पूरे देश और विदेश के जितने भी साथियों ने हमको पेमेंट किया था, मैंने सबकी बुक उनके पास भेज दी और मेरे पास उनके रिसीविंग का सूचना मेरे ऑनलाइन मेरे मोबाइल पर आ जाती है। अभी एक बुक हमारी एक और तैयार है, तो आप में से जिन साथियों को मेरी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माई एक्सपीरियंस मंगाना हो या मेरी नई आने वाली जो बुक है गायनेकोलॉजी पर, हीमोफीलिया पर, कैंसर पर, और साथ में आप सब ने रिक्वेस्ट किया था पिछले क्लास में कि स्किन डिजीज भी उसमें जोड़ दी जाए, तो मैं उस पर भी कार्य करना मैंने शुरू कर दिया है। कुछ सहायक सामग्रियों को मैंने एकत्र करना स्किन डिजीज के लिए भी शुरू किया है, ताकि आपके पास जब बुक पहुंचे तो आपको लगे कि अगर मैंने आपसे कुछ पैसा लिया है उस बुक का तो आपको उसकी कीमत भी मैंने अदा की है और मैंने दिया है। मुझे आज खुशी हुई कि हमारे तमाम साथियों ने हमारी बुक को अपनी डिस्पेंसरी पे भगवान की तरह सजा के रखा है, फूल और माला चढ़ा के रखा है, लोगों ने उसको दिखाया है। हमारी फोटो कई साथियों ने अपनी डिस्पेंसरी में लगा रखी है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपने मुझे गुरु की संज्ञा दी है तो फिर गुरु से कुछ भी पाने के लिए गुरुदक्षिणा देना ही पड़ता है। आप 1350 या 1650 हैंडबुक के लिए या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो 1350 देते हैं वो किताब का दाम नहीं देते, आप अपनी गुरुदक्षिणा हमको देते हैं और मैं आपको उस गुरुदक्षिणा के रूप में, ये पुस्तक के रूप में आपको कुछ पुष्प भेंट कर देता हूं जो आप अपने पास जीवन भर रख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।